हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिगेस्ट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं, देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा था कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। ठीक है, एक लाइन हमारी छूट गई थी जो कि इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा। ये टेक्नीशियन में पूछा गया है, आप एग्ज़ाम पेपर उठाकर देखिएगा। टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन आया था, ये हम आपको थोड़ा छूट गया था। तो अगर हम संतृप्त हाइड्रोजन असंतृप्त हमने बताया है, तो थोड़ा सा और लिख लीजिए कि जो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन सा, ये आया हुआ क्वेश्चन है। जो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः क्या होता है, तो स्वच्छ क्या होता है, स्वच्छ ज्वाला। ठीक है, स्वच्छ ज्वाला निकलेगी निकलेगी स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। जबकि क्या, जबकि असंतृप्त कार्बन यौगिक से, जबकि असंतृप्त कार्बन यौगिक से क्या होगा, यौगिक से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। पीली ज्वाला निकलेगी। अत्यधिक काली धुएं वाली क्या निकलेगी, पीली ज्वाला निकलेगी। किससे, असंतृप्त कार्बन यौगिक से। क्लियर होगी बात कि नहीं हो गई? ये इम्पोर्टेंस है, आया भी है। ठीक है, समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? क्या क्वेश्चन पूछा था? ये क्वेश्चन पूछा था कि सामान्य संतृप्त हाइड्रोकार्बन से कैसे ज्वाला निकलती है, तो जब इसका दहन करेंगे तो स्वच्छ धारा निकलेगी। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक से अत्यधिक काले धुएं निकलेगी, जिससे पीली ज्वाला निकलेगी। एक चीज़ और जानते रहिए कि दहन के पश्चात यदि वायु की आपूर्ति, अगर दहन हो रहा है, अगर दहन है, तो दहन की कंडीशन में अगर वायु की जो आपूर्ति है, वायु की आपूर्ति है ना, वायु की जो आपूर्ति हमारी क्या है, वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने पर, वायु की आपूर्ति सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर क्या होता है, जो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन से, जो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी क्या निकलती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कजली ज्वाला निकलेगी, काले कलर की। कौन सी ज्वाला निकलेगी, कजली ज्वाला निकलेगी। क्लियर हुआ? कैसे ज्वाला निकलेगी, तो कजली ज्वाला निकलेगी। ठीक है, अगर पर्याप्त मात्रा में, क्या क्या बात हो रही है, अगर पर्याप्त मात्रा में अगर हम पर्याप्त मात्रा में अगर ऑक्सीजन हमको समृद्ध मिल रहा है, अगर हम मुझे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण में जल करके, समृद्ध मिश्रण में जलकर, समृद्ध मिश्रण में जलकर क्या होती है, स्वच्छ नीली ज्वाला निकलती है। क्या निकलती है, स्वच्छ नीली ज्वाला निकलती है। क्लियर होगी बात कि नहीं हो गई? ठीक है, एक लाइन और लिख लीजिए। ये लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस आया हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ। ये ऊपर वाला जो हमने स्वच्छ ज्वाला जो हमने अभी पढ़ाया है,
स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से कौन सी ज्वाला निकलेगी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी बर्तन जो होते हैं, जो हमारे कभी बर्तन जो होते हैं काले रंग के हो जाते हैं, कभी बर्तनों के जो तले होते हैं काले दिखाई देते हैं, तो काले दिखाई देते हैं। तो ये काले दिखाई क्यों देते हैं दोस्त? काले दिखाई इसलिए देते हैं, इसका अर्थ है कि जो वायु है या जो वायु का जो हमारा छिद्र है वो क्या है? अवरुद्ध है। क्या है? अवरुद्ध है। जो हमारा वायु का छिद्र है कैसा है? हमारा अवरुद्ध है। जो वायु का छिद्र हमारा कैसा है? हमारा अवरुद्ध है। इसका मतलब जो ईंधन है, ईंधन का व्यर्थ क्या हो रहा है? व्यय हो रहा है। ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है। ईंधन का क्या हो रहा है? व्यर्थ व्यय हो रहा है। ठीक है। छोटी सी बात और कोयला तथा पेट्रोलियम जो है, कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में, कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में क्या होता है इसमें? तो इसमें कुछ मात्रा में पूछता है क्या होता है, तो कुछ मात्रा में सल्फर, कुछ मात्रा में क्या होते हैं इसमें? सल्फर तथा नाइट्रोजन होते हैं, तथा नाइट्रोजन होते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये आ सकता है कि कोयले तथा पेट्रोलियम में अब जब दहन करते हैं या उसमें ईंधनों में जब होता है तो इसमें क्या होता है? तो सल्फर होता है और नाइट्रोजन भी होता है। ये भी इम्पोर्टेंट समझ बताई। तो पूछ सकता है यदि बर्तन के जो तले जो होती हैं वो काले दिखाई देते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है उसका वायु क्या हो गई है? इसका वायु क्या हो गई है? अवरुद्ध हो गई है। क्लियर होगी बात कि नहीं हो गई? चलिए अब हम टॉपिक पर आते हैं। कौन सी टॉपिक पर आते हैं? अब हम आते हैं सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर हो रही है कि बात नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है। आइए तो हम सजातीय श्रेणी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हेडिंग डालिए सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी क्या होता है? तो सजातीय श्रेणी की बात करें तो जब कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र एवं क्रियात्मक समूह समान हो। अणुसूत्र एवं क्रियात्मक समूह क्या हो? समान हो। क्या हो? क्रियात्मक समूह क्या हो? समान हो। क्लियर हो रही बात? क्रियात्मक समूह क्या हो? समान हो। और इनके जो अणु भार हैं, समझिएगा बात को। इनके जो अणु भार है, 14 के अंतर, अणुभार 14 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हो। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्लियर हुई बात? जैसे अगर हम बात करें, अब देखिए कुछ सजातीय श्रेणी की बात कर लेते हैं। तो पहले हम सजातीय श्रेणी के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम अब देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट आ गया, आपको पता नहीं चला होगा।
कि इनके जो अणु भारों के बीच में है ये 14 के अंतर के घटते क्रम या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये होता क्या है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? अब हम इसकी विशेषता के अगर बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या है ना। तो फर्स्ट वाली विशेषता इसकी क्या है कि सजातीय श्रेणी जो होता है ना, जो हमारी सजातीय श्रेणी होती है, जो हमारी सजातीय श्रेणी होती है, इसके क्या होता है कि इसके जो सदस्य होते हैं, सदस्यों में प्रत्येक दो निकटतम क्रमागत जो सदस्य हैं के मध्य जो होता है एक निश्चित अंतर होता है, एक निश्चित अणुभार का अंतर है। जैसे एक निश्चित अणुभार का अंतर है, जैसे अगर हम कह दें CH4 C2H6, ठीक है, और C3H8। अब इन दोनों के बीच क्या अंतर हो गया? अब इन दोनों के बीच क्या अंतर है? तो इन दोनों के बीच अगर हम अंतर निकालें तो क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच अंतर निकालेंगे तो एक C और एक CH2 हो जाएगा। इन दोनों के बीच अंतर निकालेंगे तो एक C और 2 हो जाएगा। यानी इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? तो CH2 का अंतर है। अगर इन दोनों के बीच अगर CH2 का अंतर है, इसका मतलब ये होता है कि एक निश्चित अणुभार का इनमें अंतर है। क्लियर है कि नहीं है? समझ बात आई? अगर हम दूसरे विशेषता की बात करें तो इसमें क्या है, दूसरे अगर विशेषता की बात करें तो जो हमारी कार्बन के यौगिक हैं, किसके? जो हमारे कार्बन के यौगिकों में जो सजातीय समूह हैं, कौन से सजातीय जो समूह हैं, CH2 या 14 यूनिट अणुभार का अंतर प्रदर्शित होता है। क्या होता है? अंतर प्रदर्शित होता है। ये भी इम्पोर्टेंट। कैसे? हमने आपको बताया था कि CH2 का अंतर होगा या 14 यूनिट अणु का अंतर होगा, हमने आपको बताया हुआ है। आप हल्के में इसको ना लो, मैं बता रहा हूँ, हल्के में इस चैप्टर को ना लो, 100% डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे हमने अभी बात किया CH4 मीथेन की बात किया था, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें C2H6 एथेन की बात करेंगे तो इन दोनों के बीच किसका अंतर है? CH2 का अंतर है। क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई? क्लियर हो गई बात। तीसरे अगर पॉइंट की बात करेंगे तो तीसरा पॉइंट जो बोलता है कि एक सामान्य सूत्र द्वारा इनको प्रदर्शित करते हैं। किसको? जो सजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं, सजातीय श्रेणी के जो सदस्य हैं, हमारे सजातीय श्रेणी के जो हमारे सदस्य हैं, इनको क्या करते हैं? एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? चौथे पॉइंट की बात करेंगे तो इनके जो भौतिक एवं अधिकांशतः रासायनिक गुणों में एक क्रमिक वृद्धि या कमी पाई जाती है। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं, रुकिए एक मिनट, आपको समझाते हैं बढ़िया से। देखिए आ गए हम दूसरे पेज पे। अब देखिए हम जो बात करेंगे आज, किसकी बात करने वाले हैं? सजातीय श्रेणी की बात करने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है?
तो आप थोड़ा सा चार्ट बना लीजिएगा और मैं बता रहा हूँ आपको। पहले हेडिंग डालिए, यहाँ लिखिएगा सजातीय श्रेणी। क्या लिखिएगा? सजातीय श्रेणी। यहाँ लिखिएगा सदस्य, यहाँ लिखिएगा सदस्य का सूत्र। उसके बाद यहाँ लिखिएगा सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो यहाँ लिखिएगा क्रियात्मक समूह। क्लियर है बात कि नहीं है? क्लियर है। अब हम अगर इसके बारे में अगर हम चर्चा करें सजातीय श्रेणी के बारे में, हमने बताया था सजातीय श्रेणी अगर एल्केन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? फर्स्ट में अगर हम एल्केन की बात करें, किसकी? एल्केन की। तो एल्केन का फार्मूला क्या होता था दोस्त मेरे? CnH2n+2 होता था। बताना बात को, होता था कि नहीं होता था? इसमें क्या आ जाएंगे आपके सदस्य जो आ जाएंगे? इसमें मेथेन आएगा, बताता हूँ। इसमें एथेन आ जाएगा, ठीक है। प्रोपेन आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा और ब्यूटेन आ जाएगा। अगर हम 4 कार्बन की बात करें तो समझ बता रही है। हमने बोला था कि यहाँ पे आप क्या करिएगा, इसका जो पहला सदस्य होगा, जो पहला सदस्य होगा, यहाँ मेथेन होगा CH4 हो जाएगा। एथेन क्या होगा? C2H6 हो जाएगा। प्रोपेन क्या हो जाएगा? 3C3H8 हो जाएगा। और ब्यूटेन क्या हो जाएगा? C4H10 हो जाएगा। क्लियर हो? बात नहीं हो रही है? अगर हम इसमें देखेंगे ना तो इनके सदस्यों में देखना आप किसका अंतर होगा? CH2 का अंतर होगा। किसका अंतर होगा? CH2 का अंतर होगा। यह पूछता है कि सजातीय श्रेणी की विशेषता कौन से नहीं है, तो सजातीय श्रेणी में किसमें CH2 का अंतर होता है, ये सब क्वेश्चंस आएगा। इसका जो सामान्य सूत्र होता है ना दोस्त, हमने बता ही दिया, CnH2n+2 होता है। इस बात का ध्यान रहे। क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई? क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्रियात्मक समूह की बात करें तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच हमने बोला था कि कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा? हमारा सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ए हो गया, ये क्या? एल्केन। क्लियर होगी बात नहीं होगी? समझ में आया ना एल्केन? ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरी सजातीय श्रेणी की बात करें, हम दूसरी सजातीय श्रेणी की बात करें, किसकी? एल्कीन की बात करें। किसकी बात करें दोस्त मेरे? एल्कीन की बात करें। किसकी बात करें? एल्कीन की, है ना? समझ में तो आ ही रहा होगा, बिल्कुल पढ़ा चुका हूँ। एल्कीन की अगर बात करें, एल्कीन का हमने फार्मूला क्या आपको बताया था? एल्कीन का हमने फार्मूला बताया था कि दोस्त मेरे CnH2n होता है, बताया था। इसमें आपका क्या आ जाएगा? एथिलीन आ जाएगा। लास्ट में इन जोड़ता है, एथिलीन, ये ल है, एथिलीन आ जाएगा। उसके बाद प्रोपिलीन आ जाएगा, प्रोपिलीन। क्लियर? प्रोपिलीन। उसके बाद आएगा ब्यूटिलीन, ब्यूटिलीन। क्या आ जाएगा? ब्यूटिलीन। तो इसका जो पहला जो सदस्य होगा, ये तो हमारा पहला सदस्य है। देखिए ये इसको बोलते हैं पहला सदस्य। इसको क्या बोलते हैं? दूसरा सदस्य। क्लियर? तो एथिलीन जो है, एथिलीन यानी C2H4, ठीक है। प्रोपिलीन यानी C3H6, ठीक है। और C4H10 ब्यूटिलीन। तो ये जो है हमारा है पहला सदस्य, इसका क्या हो जाएगा? तो पहला सदस्य एथिलीन हो जाएगा। ये पूछता है कि एल्कीन का पहला सदस्य कौन सा है, तो C2H4 एथिलीन है, ठीक है। इसके समान फार्मूले की बात करें तो CnH2n होता है, ठीक है। अगर हम क्रियात्मक समूह की बात करें तो इसमें हमने बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच आपका डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन एक जुड़ेगा। ये हम बता चुके हैं आपको। क्लियर हुआ बात? चलिए, क्लियर हुआ बात कि नहीं हुआ इसमें? ठीक है। अब हम सी की तरफ चलते हैं। सी यानी हम सी पॉइंट की तरफ चलते हैं। सी पॉइंट का मतलब आपका क्या हो गया? सी पॉइंट का मतलब हो गया आपका एल्काइन। क्या हो गया? एल्काइन।
तो एल्काइन का जो आपका फार्मूला हो गया एल्काइन का CnH2n-2, CnH2n-2, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका एथाइन आ जाएगा, है ना, इसमें क्या आ जाएगा, एथाइन आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, प्रोपाइन आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ब्यूटाइन आ जाएगा, ठीक है। इसमें आयन जुड़ जाता है, ठीक है। अब जैसे CH2 हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, है ना, और ब्यूटाइन का होता है कार्बन 4 हो जाएगा, तो H6 हो जाएगा। इनके भी अंतर देख लेना, CH2 का अंतर ही होगा। फार्मूला CnH2n-2 हमने बता दिया, और हमने बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा। ये तो हो गई बात हमारी जो हमने आपको पढ़ाया था, क्लियर। लेकिन अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो कैसे, अगर हम डी की बात करें, डी में क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका एल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल सजा, जिसको मोनोहाइड्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक भी बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, OH हमारा क्रियात्मक समूह जुड़ता है। जैसे हम बोलते हैं मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, उसके बाद प्रोपिल एल्कोहल। तो कैसे लिखेंगे इसका फॉर्मूला, मेथिल CH3OH हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा। एथिल एल्कोहल तो C2H5OH हो जाएगा, ठीक है। प्रोपिल एल्कोहल तो C3H7OH हो जाएगा, क्लियर, बिल्कुल। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है, ये होता है CnH2n+1 और यहाँ OH, क्लियर। इसका ध्यान रखिएगा, इसका जो समान सूत्र होता है CnH2n+1 और OH होता है। इसका जो कार्यात्मक समूह होता है, ये सिंगल बॉन्ड OH होता है, क्रियात्मक समूह, क्लियर। चलिए, अब कैसे रखोगे, हमने आपको बताया ही था कि अगर आपको इसमें रखना है तो अगर कार्बन की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो हमारा, जब इसमें 1 रखेंगे तो C हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और OH हो जाएगा, यानी CH3OH हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं E। अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एल्डिहाइड की बात करते हैं, यानी CHO की बात करते हैं। तो पहला जो सदस्य होता है वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा होता है एसिटिल्डिहाइड। तीसरा होता है प्रोपिनोलिल्डिहाइड, ठीक है, यानी SCHO पहला, एसिटो यानी CH3CHO, और प्रोपिन का C2H5CHO। इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2nO होता है, इस बात का ध्यान रहे। और क्रियात्मक जो समूह होगा तो CHO होगा। कार्बन के बीच इसमें ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होगा और आपका हाइड्रोजन यहाँ पे और एक यहाँ जुड़ेगा। ये डायरेक्ट पूछता है, ऐसे दे देगा और बोल देगा कि किसका ये क्रियात्मक समूह है। तो आपको बताना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये क्रियात्मक समूह किसका है, एल्डिहाइड का है। किसका है, एल्डिहाइड का। उसके बाद आते हैं कीटोन के बारे में। कीटोन को होता है RCOR, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आता है एसीटोन आता है। क्या आता है, एसीटोन आ जाएगा। क्या आता है दोस्त मेरे, एसीटोन आ जाएगा। इसके बाद एथिल मेथिल कीटोन आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मेथिल प्रोपिल कीटोन आ जाएगा, ठीक है। एसीटोन के बारे में बात करें, CH3CO CH3 आ जाएगा, ठीक है। एथिल मेथिल कीटोन की बात करेंगे अगर हम, CH3CO C2H5 आ जाएगा, ठीक है। और मेथिल प्रोपिल कीटोन की बात करेंगे तो CH3CO C3H7 आ जाएगा, ठीक है।
इसका जो होता है आपका CnH2n और O होता है इसका भी, ठीक है। इसमें भी क्रियात्मक जो समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, यह कार्बन के बाद ऐसे ही H और H हो जाएगा। क्लियर है ना? बताइए। ठीक है, एक ये कीटोन तक हो गया, यहाँ तक आपका दिया है एनसीईआरटी में। उसके बाद एक क्लोरोब्रोमो दिया था क्रियात्मक समूह, शायद वो आए ना आए, लेकिन आएगा, क्लोरोब्लोरो वाला आ सकता है आपका, ठीक है। आईपीएससी नेम पद्धति आपकी बच गई। आईपीएससी नेम एक होता है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें क्या आता है आपका? पहला आता है फॉर्मिक अम्ल। क्या आता है? फॉर्मिक अम्ल। क्या आता है? फॉर्मिक अम्ल। दूसरा क्या आता है? एसिटिक अम्ल। क्या आता है? एसिटिक अम्ल। दूसरा क्या आता है? एसिटिक अम्ल। तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है आपका प्रोपोनोइक अम्ल। प्रोपोनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फार्मूला HCOOH, HCOOH। और एसिटिक एसिड का, एसिटिक अम्ल का होगा CH3COOH। प्रोपोनोइक का C2H5COOH। उसके बाद अगर हम सामान्य सूत्र की बात करें CnH2nO2, ठीक है। इसके बारे में, और इसके समूह के बारे में बात करें COH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। ये आपका क्रियात्मक समूह हो जाएगा। इसको आपको याद कर लेना है, ये पूरी सारणी को याद कर लेना है दोस्त मेरे। आएगा ये क्वेश्चन, अगर इसमें से बनेगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कल हम आपको आईपीएससी नियम समझाएंगे। आईपीएससी नियम के बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त, ठीक है। आईपीएससी नियम कल हम आपको समझाएंगे कि किसी भी यौगिक का आईपीएससी नियम कैसे निकालते हैं। क्लियर हो रही है कि बात नहीं हो रही है? उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आईपीएससी नियम एक लंबा, थोड़ा सा लंबा, क्या पहले उसको समझाएंगे कैसे करते हैं, उसके बारे में फिर चर्चा आगे करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ओके, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।